नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बताइए। तो पहला महत्व है, शिक्षण विधियों को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की ज़रूरत है। किस प्रकार? देखो, मानो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए उसके स्तर के हिसाब से सोचा जाता है ना, कि अगर वो छोटा है तो उसको समझाने के लिए हम किस प्रकार से उसको समझा सकते हैं जिससे वो अच्छे से अच्छा समझ सके, है ना। इसके लिए क्या है कि अगर हम उसको कोमल और मृदु होकर सिखाएं तो ज़्यादा सीख सकता है। इसलिए शिक्षण विधियों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कौन किस तरीके से किस हिसाब से ज़्यादा समझेगा, किस तरीके, है ना। तो ऐसी उसकी मानसिकता को समझा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। दूसरा है पाठ्यक्रम निर्माण में। जैसे क्या होता है, छोटी कक्षाओं में क्या होता है, छोटी कक्षाओं में उनकी योग्यता और उनके लेवल के हिसाब से पाठ्यक्रम रखा जाता है, क्योंकि उनमें सबसे पहले यह देखा जाता है कि उनमें ज्ञान का स्तर कितना है ना। उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम रखा जाए, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनकी कापी किताबों में ज़्यादा से ज़्यादा चित्र ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, है ना। कापी किताबों में चित्र ज़्यादा पाए जाते हैं, जिससे वो बच्चे जो हैं देख कर, है ना, मतलब देखकर इंटरेस्ट के साथ रुचि से वो सीखते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी किताबों से चित्र गायब होते जाते हैं, है ना। फिर तीसरा है समय सारणी यानी टाइम टेबल बनाने में। देखो, ज़्यादा समय तक छोटा बच्चा जो है एक जगह पर ध्यान नहीं रख सकता। छोटे बच्चे का जो स्वभाव होता है चंचल होता है, इसलिए वो ज़्यादा समय तक जगह नहीं बैठ सकता। इसलिए उनकी स्तर के हिसाब से छोटे बच्चे को और बड़े स्तर के हिसाब से क्या किया जाता है, समय सारणी यानी टाइम टेबल बनाया जाता है ना। उनकी मानसिकता का अध्ययन करके उनके हिसाब से इस चीज़ का निर्माण किया जाता है। फिर चौथा है अनुशासन बनाए रखने में। देखो, बड़े बच्चे को डांटा जा सकता है, उसको उस हिसाब से उसकी जो मानसिकता है उस हिसाब से उसको समझाया जा सकता है। लेकिन छोटे बच्चे में क्या होता है कि उसको समझाया आराम से, उसको प्यार से ही समझाया जा सकता है कि बेटा देखो ये गलत है, इसे मत करना, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है ना। तो इसी प्रकार से उसको समझाया जा सकता है। अगर आप उस पर अनुशासन कठोर रखेंगे तो बच्चा जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे उढीठ हो जाएगा। फिर पांचवा है मापन एवं मूल्यांकन करने में। छठा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का निर्माण करने में। देखो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब होता है, ये छोटी कक्षाओं में भी होता है, बड़ी कक्षाओं में भी इसको लागू किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब होता है पाठ के साथ साथ चलने वाली क्रियाएं, यानी जैसे खेल क्रियाओं के द्वारा बच्चे को सिखाया जाए, है ना, या किसी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, उसके माध्यम से बच्चे को सिखाया जाए। इस हिसाब से हम जो है छोटे और बड़े बच्चे में उनकी योग्यता में वृद्धि कर सकते हैं, उनको अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। ठीक। सातवां है विकासात्मक विशेषताओं को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। विकासात्मक विशेषताएं क्या होंगी? देखो, कुल मिलाकर यह समझा जाता है कि उनके विकास के हर स्तर पर कैसी शिक्षा प्रणाली अपनाई जाए जिससे उनमें ज्ञान अधिक से अधिक जो प्रकट हो सके, है ना। उनकी मानसिकता का अध्ययन किया जाता है ना। उनकी मानसिक स्थिति का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है, जिससे उनके अंदर ज्ञान का और अधिक विकास किया जा सके, जिससे बच्चा जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, है ना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।